हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे होने वाले रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए जो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता हो जो पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंध रखता है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है, उसी प्रकार टेलीफोन का संबंध किससे होगा। देखिए जब भी पृथ्वी बनी तो पृथ्वी पर ऐसा तो है नहीं कि गुरुत्वाकर्षण एकाएक है। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा से रहा होगा, तो उस गुरुत्वाकर्षण को पहचाना गया, उसकी खोज की गई। ओके, जबकि टेलीफोन के बारे में ऐसा है, टेलीफोन पृथ्वी बनने के साथ तो है नहीं, टेलीफोन का आविष्कार किया गया। ओके जी, तो टेलीफोन के बारे में क्या हो जाएगा कि टेलीफोन का संबंध हो जाएगा आविष्कार से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, टेलीफोन का आविष्कार हुआ और गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। खोज और आविष्कार में एक छोटा सा आप एग्जाम्पल समझ लो। जिस प्रकार से वास्को डी गामा ने भारत आने वाले रास्ते की खोज की थी, न कि उसने भारत का आविष्कार किया, तो भारत तो पहले से ही था, उसने उस रास्ते की खोज की थी और आविष्कार हो गया। आविष्कार उसका हुआ, जैसे मान लो कि आप कोई चीज मौजूद नहीं है, उसका हमने आविष्कार किया, तो ये होता है आविष्कार और खोज में अंतर। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी और टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में अवॉइड को क्या लिखा जाता है, 85395। मल्टी को क्या लिखा जाता है, 56679। तो उसी प्रकार से इवेंट को जो है हम किस प्रकार से लिखेंगे। पहले तो हम इसको कोड, इस मतलब किस प्रकार से इसे कोडिंग की गई है, उस कोडिंग को पहले हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से, AVOIOD अवॉइड दिया हुआ है। इनके लिए लिखा क्या है, आप देखो 8, 5, 3, 9 और 5, इनके लिए अलग अलग नंबर्स दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज समझो, अगर आप अल्फाबेट में ए का स्थान देखो तो पहले नंबर पे होता है, जबकि यहाँ पे 8 नंबर दिया हुआ है। ओके जी, अच्छा ठीक है, 8 नंबर दिया हुआ है। अगर 8 कैसे है, अल्फाबेट में ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है जेड, और जेड कितने नंबर पे होता है, जेड 26वें नंबर पे होता है। और 2 और 6 को ऐड करो तो कितना होता है, 8 होता है। अच्छा, ये तो ठीक है। V का अपोजिट क्या होता है, अगर V के अपोजिट की आप बात करो तो जैसे A का Z हो गया, उसी प्रकार V का अपोजिट होता है E, और E का अल्फाबेट में स्थान कितना होता है, 5, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ओके, O के अपोजिट की बात करो तो O का अपोजिट होता है L। O का अपोजिट कितना होता है, O का अपोजिट होता है L, और L के अल्फाबेट में कितने नंबर्स पे L आता है, 12 नंबर पे। 12 के नंबर्स को ऐड करो तो 2 1 3 हो गया। ओके, आई के अपोजिट की बात करो तो आई का अपोजिट होता है आर। आर अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है 18 नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। और 18 को जोड़ो, 18 के अलग अलग नंबर्स को जोड़ो तो 8 और 1 9 होता है। ओके, ये भी ठीक है। अगर डी के अपोजिट की बात करो तो डी का अपोजिट होता है डब्लू। डब्लू अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है, तो 23वें नंबर पे आता है, और 23 के नंबर्स को जोड़ दो तो 5 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे हमें जो हमें लेटर्स दिए हुए हैं, उन लेटर के अल्फाबेट, उनके लेटर्स को अपोजिट करके उनके नंबर को ऐड किया गया। ओके, तो हमें कोड यहाँ से समझ में आ गया। जब कोड समझ में आ गया तो हम इवेंट का तो निकाल सकते हैं ना, तो चलिए इवेंट का अब हम लोग निकाल के देखते हैं। ओके ठीक है, देखिए EVEN और T इवेंट। अब देखो ई का अपोजिट क्या होता है, तो ई के अपोजिट की अगर आप बात करो तो ई का अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हो जाएगा वी। और वी अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है, तो वी अल्फाबेट में 22वें नंबर पे आता है, 22वें नंबर पे आता है। और 22 को ऐड कर दो आप तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो भी का अपोजिट, तो जिस प्रकार ई का अपोजिट भी है उसी तरह भी का अपोजिट ई हो जाएगा, और ई अल्फाबेट में किस नंबर पे आएगा, तो 5वें नंबर पे आएगा। उसी प्रकार फिर देखो ई का अपोजिट क्या होगा, भी, और भी किस नंबर पे आता है,
तो भी जो 22वें नंबर पे आता है, जब 22वें नंबर पे आता है तो दोनों को ऐड कर दूँ तो 4 हो जाएगा। वैसे ही n के अपोजिट की बात करो तो n का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो n का अपोजिट हमारा होता है m, और m अल्फ़ाबेट में 13वें नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे। 3 1 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 4। उसी प्रकार t की बात करो तो t का अपोजिट होता है g, और g जो है अल्फ़ाबेट में 7वें नंबर पे आता है, तो 7 का 7 ऐसे हो गया। अब देखो ये जो नंबर्स आए हैं ना, हमारे आंसर हो गए 4 5 4 4 7, 4 5 4 4 7। ऑप्शन देख लो, 4 5 4 4 7, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 4 5 4 4 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूहों के बीच संबंध को सबसे सही तरीके से दर्शाता है। ओके, अब ये 4 डायग्राम दिए हुए हैं। अब ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है हमें, जो 3 स्टेटमेंट दिए गए, 3 शब्द दिए गए, अब इन डायग्रामों से उन्हें हमें रिलेट करना है। अब देखो जैसे दिया है कि नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग और भारतीय। एक चीज तीनों में कुछ कॉमन समझ में आ रहा है क्या आपको? देखिए, जो नाटी महिलाएं हैं उनके बाल भी तो सफेद हो सकते हैं ना जी, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? जो नाटी महिलाएं हैं उनके बाल सफेद हो सकते हैं, और नाटी महिलाएं और सफेद बाले वाले लोग, ये दोनों लोग भारतीय भी तो हो सकते हैं ना। यानी कि कुल मिलाकर इन तीनों का संबंध एक दूसरे से किया जा सकता है। जो सफेद बालों वाले लोग हैं वो नाटी महिलाएं भी हो सकती हैं, और जो नाटी महिला हैं वो भारतीय हो सकती हैं। और देखिए जो भारतीय हैं वो नाटी महिलाएं हो सकती है, और नाटी महिलाएं जो सफेद बालों वाले लोग भी हो सकते हैं। यानी कि इन तीनों का एक दूसरे से डायरेक्ट संबंध है, यानी कि डायग्राम जो है ऐसा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये बी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है। ओके, और जो असंगत है, जो असमानता है, उस असंगत का हमें जो है वो चयन करना है। ओके, देखिए 4 क्या हमें दिए गए हैं शब्द। चांदी दिया गया है, सोना दिया गया है, पीतल दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है। ये 4 चीजें दी गई। ठीक है, जब ये 4 चीजें दी गई हैं तो एक बात आपको थोड़ा सा दिमाग में देखिए, चांदी है, सोना है और एल्यूमिनियम है। चांदी है, सोना है और एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या हैं? ये सभी धातु है। क्या है? ये सभी धातुएं हैं। जबकि पीतल जो है वो पीतल क्या है? टीन और तांबा का मिश्रण होता है। टीन और तांबा का मिश्रण होता है, यानी कि ये अधातु है। ठीक है, ये टीन और तांबा का मिश्रण करके बनाया जाता है, यानी कि अधातु है। जबकि चांदी, सोना और एल्यूमिनियम ये धातु के श्रेणी में आते हैं। जबकि जो हमारा पीतल है ये क्या है? ये टीन और तांबा का मिश्रण होता है, इसलिए ये अधातु में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, समझ में आ गया? ओके जी, चलिए अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ओके, अब यहाँ पे आप सॉल्व करो इसे, तो 96 के बाद क्या दिया हुआ है? ओके, 96 के बाद अगर आप देखो तो 96 के बाद यहाँ पे क्या दिया गया है? तो दोस्तों 96 के बाद यहाँ पे क्या दिया गया है? 96 के बाद 98, यानी कि 2 यहाँ पे बढ़ रहा है। 98 के बाद 102 आ रहा है, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई है? तो +4 की बढ़ोतरी हुई है। 102 के बाद 110 आया है, कितने की बढ़ोतरी हुई है? +8 की बढ़ोतरी हुई है। 110 के बाद 126 आया है, तो कितने की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों? तो यहाँ पे 16 की बढ़ोतरी हुई है। तो अब देखो, तो अब कह रहा है कि 126 के बाद जो आएगा वो यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा? 2 4 8 16, यानी संख्याएं खुद की दोगुनी हो रही है। 2 दूना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, तो 16 का दुगुना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी कि +32 किस में ऐड करना है हमें? तो +32 हमें ऐड करना होगा 126 में। 126 में 32 जो को जब आप ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा? 38, 28 और 30, 58, यानी कि 158 हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 158। समझ में आया होगा? समझ में आया कैसे हुआ? देखिए 196 में
ये 2 अधिक है, फिर 100, फिर 96 से 98 +2 +4 +8 +16 +32 यानी कि 158। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लो आप तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 158 ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इज द राइट आंसर, हमारा 158 होगा। समझ में आया होगा कैसे हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहाँ, हाँ क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ओके ठीक है, अब समझिए 5 6 7 का यूज करके क्या बनाया है 384, 4 5 6 का यूज करके क्या बनाया है 245, तो 3 4 5 का यूज करके क्या बनेगा फाइंड आउट करना है। तो पहले समझना होगा ना कि 5 6 7 का यूज कैसे किया उसने बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऐड करके बना नहीं सकते हो, ऐड करके बनेगा ना बनेगा, माइनस करके तो कतई बनेगा नहीं। अगर इन सबको अगर सबका मल्टीप्लाई भी कर दो तो 5 6 30 30 इंटू 7 कितना हुआ 210, 210 हो गया, 310 हो गया, सॉरी 210, 30 में 7 से गुणा किया तो 210 आ गया, यानी मल्टीप्लाई भी यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। तो एक चीज देख रहे हो आप क्या, यहाँ पे दिया हुआ है 384 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 7। अगर आप 7 का क्यूब करते हो तो कितना आता है 343 करके आता है कुछ, हाँ जी बिल्कुल आता है। तो ये 343 के पास तो है 384, यानी कि 7 का क्यूब तो कंफर्म होने वाला है, 7 का क्यूब हो जाएगा। ओके, अब जब 7 का क्यूब हो जाएगा तो अब देखो 7 का क्यूब तो हो गया, तो 6 बचा और 5 बचा, 7 के क्यूब के बाद 6 बचा और 5 बचा। तो अगर आप ऐसे देखो तो 343 हो गया। अब अगर हम 7 का क्यूब कर दिया हमने, अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ओके, और 5 का 1 पावर कर दे तो हो जाएगा 5 36 और 5 41 हुआ। अगर इसमें आप 41 को ऐड कर दो तो 3 1 4 और 34 और 38 384 हो रहा है। देखिए 384 यहाँ पे फाइंड आउट हमें हो गया कि यहाँ पे 384 हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, इसका पावर 1, इसका पावर 2 और इसका पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 6 का क्यूब है ना, 6 का क्यूब करो, 6 किसके समीप आ जाएगा 216 के पास आने वाला, ये 216 के पास आ जाएगा। तो फिर ये भी हो जाना है। तो हमें कोड का पता चल गया कि कैसे करना है। जब कोड का पता चल गया तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। 3 पे पावर 1 करो कितना होगा, 3 पे पावर 1 3 हुआ। 4 पे पावर 2 करो कितना हुआ, 4 पे पावर 2 16 हुआ। 5 पे पावर क्यूब करो कितना हुआ, 125 हुआ। ओके जी, हो गया। ठीक है, यानी कि 3 हुआ, 16 हुआ, 125 हुआ। 125 में 20 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 145, एक कम कर दो 144 हो गया, 144 हो गया। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला है हमारा 144। ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसका है ये, अच्छा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं डायरेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूरज है, चलिए सूरज है, पूरब की ओर 9 मीटर चलता है। सूरज को चलाइए पूरब की तरफ, सूरज पूरब की ओर चला 9 मीटर। ओके, 9 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ओके जी, बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। ठीक है, सूरज ऊपर की तरफ चला, बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। सॉरी, थोड़ा सा डायग्राम ऐसे हुआ। ठीक है, चलो को मैं ठीक कर देता हूँ इसे। देखिए सूरज को चला लीजिए, सूरज जो है वो ऊपर की तरफ 5 मीटर चलता है। ठीक है, 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है ऊपर की तरफ, क्या बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, दाएं यानी कि ऐसे, फिर मुड़ेगा पूरब की तरफ, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, फिर ये 5 मीटर चलता है। ओके, फिर वो दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है यानी नीचे की तरफ आएगा और 8 मीटर चलता है। वो फिर से दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, वो फिर से दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। ठीक है, वो फिर से दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है,
वो फिर दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। देखो फिर वो दाएं मुड़ता है यहाँ से और 3 मीटर को चलता है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, अब बताओ हमसे पूछ क्या रहा है फिर। अब हमसे वो पूछ रहा है, हो गया ना, हाँ ये हो गया। कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। भाई सीधी बात है, इसका मुख ऊपर की तरफ है ऐसे, सॉरी उसका मुख कैसे है, तो उसका मुख जो है ऐसे ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो उत्तर दिशा में, हाँ इसमें सोचना क्या, सीधी सी बात है, वो उत्तर दिशा की ओर है। उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख जो है वो उत्तर की दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होने वाला है, उत्तर। ओके, उत्तर का उत्तर उत्तर ही होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश है ये सुरेश है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि जो लड़के की माँ है, सुरेश ने क्या कहा कि जो लड़के की माँ है, अब ये लड़का हो गया, ये बॉय हो गया और इसकी ये मदर हो गई। देखो ये इसकी माँ हो गई, ये लड़के की माँ हो गई, ठीक है, लड़के की माँ हो गई। उसने कहा कि लड़के की जो माँ है, सुरेश ने कहा कि सुरेश ने कहा कि उसकी माँ, लड़के की माँ का जो भाई है, लड़के की माँ का जो भाई है, लड़के की माँ का जो भाई है, मेरी माँ के पिता का, सुरेश की माँ के पिता, सुरेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, यानी कि ये पिता, ये माँ है, ये भाई होगा, ये इसकी माँ होगी। ठीक है, समझ में आया। अब देख लीजिए, ये पिता हैं, इनके 3 पुत्र हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। समझ में आ गया होगा डायग्राम से आपको, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया जी। ठीक है, तो देखिए पूछ क्या रहा है, यानी कि सुरेश और सुरेश की माँ जो है वो 2 बहनें हैं। सुरेश की माँ 2 बहनें, एक माँ, हाँ सुरेश की माँ 2 बहनें, ठीक है, तो मौसी हो जाएंगी ना। तो कह रहा है कि लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है, लड़के की माँ का सुरेश से संबंध, तो सुरेश की मौसी हो गई, सुरेश की मौसी हो गई, हुई ना, क्योंकि माँ जो है इसकी 2 बहनें हैं, तो सुरेश की मौसी हो गई। ऑप्शन की बात देख लो आप, तो ऑप्शन कौन सा सही है, मौसी मौसी मौसी, हाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ जाए। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बस आपको जो सिंबल दिए हुए हैं ना, उसके जगह पे जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले चिन्ह है वो फाइंड आउट करना है। 18 है, ओके 18 है। के का अर्थ क्या है, के का अर्थ है भाग, तो भाग कर दो, इसको भगा दो 6। जे का अर्थ है गुणा, गुणा किया 7। क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ है +5। टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ है घटाना 2। काटो इसे, 3 बार में कटेगा, 7 3 इंटू 7 +5 और -2, तो ये कितना हो गया 21 +5 और -2, 21 और 5 26, 26 से 2 को कर दो तो 26 होने वाला है। कौन सा आंसर सही होगा, 26 वाला आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ओके जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ गए। कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है शिक्षित व्यक्तियों को निरूपित करता है। ये लोग जो हैं वो ओके शिक्षित लोग हैं। त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को निरूपित करता है। ये वाले, ये जो हैं त्रिभुज, जो टेढ़े लोग हैं ऐसे, वो शहरी हैं, ओके। वर्ग जो है मेहनती लोगों को निरूपित करता है। जो ये वर्ग है वो जो वर्ग है वो किसको निरूपित करता है, वर्ग जो है वो मेहनती लोगों को निरूपित करता है, वर्ग मेहनती लोगों को निरूपित करता है। और आयत ईमानदार व्यक्तियों को निरूपित करता है, और ये आयत ईमानदार व्यक्तियों को ये निरूपित करता है। ठीक है, हमने सबको लिख लिया, 4 थे। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कौन सा क्षेत्र ऐसे
अशिक्षित, भाई अशिक्षित थोड़ी ना, शिक्षित होगा ना, फिर यहाँ पे शिक्षित होगा। ए अ वाला हिस्सा को आप हटा दो, अब फिर पढ़ो आप। देखो क्या कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र ऐसे शिक्षित, ईमानदार, मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। यानी शहर वाला हिस्सा जो है उसको बाइकआउट करना है, शहर वाले हिस्से को हटा दो आप। देखो ये शहर का हिस्सा है, ये इतना जो रेड से है ना, इसको आप हटाओ, ये वाला हिस्सा आप हटा दो, रेड वाला। अब सोचो कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, रेड वाला हिस्सा खत्म, रेड वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं। तो जब आपने इसको हटा दिया त्रिभुज वाले हिस्से को, तो तीनों में कॉमन देख लो। फिर शिक्षित, ईमानदार और मेहनती, इन तीनों के कॉमन को देखोगे तो तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन बी होता है, हो रहा है ना तीनों में कॉमन। तो ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्यारा सा क्वेश्चन है। करें कि पी क्यू आर एस टी और यू एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले क्रमांक 2 है, इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 6 है। यानी 1 से 6 है, निचला क्रमांक को 1 माना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ओके जी। हाँ, आर और क्यू की अब देखिए स्टेटमेंट क्या क्या है वो समझते जाइए। स्टेटमेंट में जो दिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें लिखते जाना है। देखिए कह रहा है कि आर और क्यू की मंजिलों के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। आर और क्यू के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट है हमारा, कहीं पे भी फिट तो होगा नहीं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। टी जो है पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है टी, हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। पी की मंजिल के ठीक ऊपर। यू जो है क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू कहाँ रहता है, तो क्यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे भी रहता है यू, ये भी हमारा स्टेटमेंट हो गया। आर जो है एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है आर, ये भी हो गया। अब टी मंजिल क्रमांक 4 पे रहता है, ये हमारे पास एक मिला जो हम सही में लिख सकते हैं। तो टी मंजिल क्रमांक 4 पे रहता है। अब देखो टी मंजिल क्रमांक 4, क्यू मंजिल क्रमांक 5 पे नहीं रहता है। तो जब क्यू मंजिल क्रमांक 5 पे नहीं रहता है तो यहाँ पे क्यू नहीं होगा बस। ठीक है, यहाँ पे क्यू नहीं होने वाला है। अब देखो इसको सजाओगे कैसे। अब देखो क्यू 5वें नंबर पे होगा नहीं, क्योंकि 5वें नंबर पर अगर क्यू लिखते तो क्यू और आर के बीच में हम लोग 3 लोग लिख सकते थे ना, 1 2 3, एक नंबर पे आर हो जाता, नहीं होगा। अगर क्यू को हम लोग 6ठे नंबर पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम क्यू लिखते हैं तो क्यू के ऊपर यू होना चाहिए, जगह है क्या, नहीं होगा। तो यू क्यू वहाँ पर भी नहीं होगा। जब वहाँ पे नहीं होता है क्यू और यू, तो आर को हम लोग चेक कर लेते हैं ऊपर। तो आर सबसे ऊपर वाले यहाँ पे होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आर के ऊपर एस है, तो आर तो नहीं होने वाला है। आर नहीं होने वाला है तो आर यहाँ पे हो सकता है ना, आर के ऊपर एस ऐसे लिख सकते हैं। जब आर के ऊपर एस है तो क्यू हमारा 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आ गया। क्यू के ऊपर देख लो, क्यू के ऊपर ठीक है ना जी, हाँ ठीक है, क्यू के ऊपर हो गया यू, और टी के नीचे यहाँ पे देखो क्यू के ऊपर यू और टी के नीचे हो गया पे। ठीक, बन गया। ओके, तो स्टेटमेंट हमने ऐसे फॉलो किया और बन गया। पूछ क्या रहा है, कहाँ पूछ रहा है कुछ, हाँ पूछ रहा है कि मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है। तो मंजिल क्रमांक 6 पे एस बाबा रहते हैं। कौन रहते हैं, तो मंजिल क्रमांक 6 पे जो है वो एस रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, एस इज द राइट आंसर। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये तो कल वाला ही क्वेश्चन टाइप हो गया, चलिए देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये कल बताया गया था आपको। देखिए क्या है, कह रहा है कि सभी कप बोतल हैं और सभी बोतलें पैन हैं। सभी कप जो हैं, देखो आप कप ले लो, सभी कप क्या हैं, सभी कप जो है बोतलें हैं, सॉरी सभी कप जो हैं वो बोतलें हैं, और सभी बोतलें जो हैं वो क्या हैं, पेन है। नहीं जी, ये कल वाला नहीं है, ठीक है। सभी बोतलें जो हैं वो पेन है, नहीं सही है, सभी बोतलें जो है पेन है, नहीं,
कल दूसरा था, ठीक, हम सोचे वही टाइप हुआ है। सभी बोतलें पेन है, ओके। अब समझिए, सभी कप पेन हैं, सभी कप पेन हैं। नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, एक बात याद रखो, जब भी नीचे से ऊपर हम जाते हैं ना तो सभी और कुछ दोनों वाले स्टेटमेंट फॉलो होता है। जब भी नीचे से ऊपर जाओ ऐसे, तो सभी कप पेन है, सही बात है। सभी बोतलें कप हैं, सभी बोतलें कप हैं। ऊपर से नीचे केवल कुछ वाला स्टेटमेंट फॉलो होता है, ये गलत है। सभी पेन कप हैं, सभी पेन कप है। फिर ऊपर से नीचे सभी दिया है लेकिन केवल कुछ वाला होता है, ये भी गलत है। कुछ पेन बोतलें हैं, कुछ पेन जो है बोतलें, हाँ जी, सिर्फ कुछ वाला फॉलो होगा, ये भी सही है। यानी कि 1 और 4 सही है। ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 और 4 फॉलो करते हैं, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। इसे समझिए, कथन दिया हुआ है और उसके आधार पे हमें 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के अनुसार कौन से निष्कर्ष जो है वो फॉलो करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है, ओके। ये कथन नंबर 1 है, निष्कर्ष नंबर 1 है, निष्कर्ष नंबर 2 है, ओके। देखिए, कह रहा है कि चक्रवात सेपा के आज 3 PM बजे तक बालासोर तट से टकराने की संभावना है, ओके। 3 बजे टकराएगा। 11 AM बजे से बालासोर में प्रक्षुब्ध समुद्र, भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना, यानी 3 बजे टकराएगा तो 11 बजे, उससे टकराने से पहले 11 बजे से ही हवाएं चलने लगेगी और 2 से 9 बजे तक जो है विद्युत आपूर्ति जो है वो ठप रहेगी। निष्कर्ष में देखिए, कह रहा है कि आज 3 PM बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। हाँ, तो कहा है कि 2 PM से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है, तो ये तो सही है। कह रहा है चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित होगा, ये भी सही है। दोनों सही है, तो जब दोनों सही हैं स्टेटमेंट में तो 1 और 2 पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। समझ में आया, ओके। चलिए आगे देखिए। देखिए, एक क्वेश्चन जो है ऐसे रेलवे में आते हैं, ओके, इसलिए वो दोनों को मैनेज किया जा रहा है, SSC रेलवे और सभी एग्जाम जो होते हैं। कह रहा है हमसे कि कथन कह रहा है कि कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक से कहा कि कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए, ओके। अब देखिए, धारणा इससे क्या है कि मासिक लाभ से कर्मचारी खुश रहेंगे। हाँ ठीक है, उन्हें कुछ पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें कुछ लाभ जैसा दिखेगा तो खुश रहेंगे, ओके, सही बात है। करेगी कर्मचारी समय के पाबंद होंगे, ये भी सही है जी, क्यों नहीं। उन्हें जब लगेगा कि हम टाइम से जाते हैं, जब हमारा मालिक हमें पुरस्कृत करता है, हमें इनाम देता है, तो टाइम से भी जाएंगे। दोनों कथन सही होंगे। तो धारणा 1 और 2 दोनों निहित हैं इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि PQRST और U नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 और 6 विद्यार्थी हैं और एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है कि P और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। P और S जो है वो पंक्ति के सिरों पे बैठे हैं। P के बगल में T बैठा है तो P के बगल में T को बैठा दिया हमने, देखो यहाँ पे। जबकि U जो है वो S के बगल में बैठा है, U S के बगल में बैठ गया। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R के अलावा Q के, भाई तो बचा R ही ना यहाँ पे, फिर तो R ही बच गया। तो पूछ ही रहा है ना, अब तो वही पूछ भी दिया कि R के अलावा Q के ठीक बगल में कौन बैठा है। तो R के अलावा Q के बगल में R भी बैठा है, U बैठा है, तो R के अलावा Q के बगल में U बैठा है। ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इस क्वेश्चन को दोस्तों, जैसे आप लोग के मन में आ रहा होगा कि आपने क्यों बाएं साइड में ही P रखा, तो आप अगर लेफ्ट साइड में भी P रखोगे ना, अगर आप S और P को यहाँ भी मैनेज करोगे ना, तो सेम यही आने वाला है। Q के बगल में R और S, U वही आपको मिलेंगे। आप करके एक बार चेक कीजिएगा, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझिए, अच्छा है क्वेश्चन। कह रहा है कि मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है। देखिए कैसे ये होता है, देखो दिया है कि 4 मार्च
2018 को क्या है, बुधवार है। क्या है, 4 मार्च 2018 को बुधवार है। तो पूछ रहा है कि 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, ये मैं फाइंड आउट करना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए अब देखिए कैसे करते हैं। 4 मार्च 4, अब यहाँ पे देखिए कि 2018 से 4 मार्च 2018 से 7 मार्च 2019, यानी कि वर्ष के दिनों में बढ़ोतरी हो रही है। कितने साल की बढ़ोतरी है, तो 1 साल की बढ़ोतरी है, तो +1 कर दो आप। ठीक है, 1 साल की बढ़ोतरी है ना। अब मार्च से मार्च इसमें तो सेम ही है, तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, घटा बढ़ाया नहीं, तो सेम है, छोड़ दो इसको आप। अब देखो यहाँ पे देखो 4 से 7, डेट में 4 था, आगे बढ़ाया 7, कितना आगे बढ़ाया, तो 3 प्लस में है, तो 3 प्लस में है। यानी कि प्लस का 3 है, प्लस का 1 है, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। जब प्लस का 4 हो गया तो बुधवार के दिनों में +4 को ऐड कर दो, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी 4 ऐड किए आप, तो क्या हो गया, रविवार आएगा, रविवार हो जाएगा। ओके, रविवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, रविवार होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो जितने भी ये कैलेंडर वाले हैं ना, ये आपको डेली कराए जाते हैं प्रैक्टिस सेट। आप विश्वास रखिएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस हाँ, ये तो ऐसे क्वेश्चन आज था, जो भी क्वेश्चन जैसे भी आएगा आपको समझ में बता दिया जाएगा, बस इसे ऐसे समझिएगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्रों में से किनके संयोजन से दिया गया चित्र पूरा किया जा सकता है। अच्छा देखो, जो प्रश्न आकृति में दिया गया है ना, वो उत्तर आकृति में जो ABCD है, वो किनका यूज करके, देखिए उत्तर आकृति का के कितने चित्रों को यूज करके प्रश्न आकृति बनाई जा सकती है, बस यही कह रहा है। तो देखो, एक हमें ऐसा चाहिए ना, त्रिभुज टाइप का, तो B मिल गया। एक षटकोण टाइप का चाहिए, ये वाला हिस्सा, तो C मिल गया। और ये गोला वाला ऐसे चाहिए ना, ये शंकुनुमा, तो D मिल गया, यानी BCD तीनों यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी, BCD तीनों यूज होगा। ओके, आगे बढ़िए, इसमें कोई देर करने की जरूरत ही नहीं। देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, ये भी इजी है, मैंने कल ही बताया था कि जब भी ऐसे वर्ग में ऐसे डंडे जितने भी होंगे ना, उन सबको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 × 2 कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 12। बस वैसे ही है, यहाँ पे समझिए, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, 5 1 2 3 4 5, तो 5 × 2 कर दो आप, कितना हो गया, 10 हो गया। बस ऐसे ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब भी वृत्त में, वर्ग में, वृत्त नहीं, वर्ग में, आयत में अगर ऐसे दिया रहता है, तो उसके खानों को हम बस गिनते हैं और उसको दुगुना कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। कह रहा है कि रेखा AB के संदर्भ में उपरोक्त आकृति का दर्पण छवि उल्टा करो आप, छवि है उसको उल्टा करो, तो उल्टा इसको छोड़ो ना, इसको उल्टा करो और इसी साइड में उल्टा करना, इसी साइड में नीचे की तरफ होंगे ये, और उल्टा होंगे। तो देखो इसी साइड में नीचे की तरफ कौन उल्टा है, तो भाई D वाला ही इसी साइड में है और नीचे की तरफ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको छोड़ो ना, इसको क्या मतलब है, जो इजी हो ना उसको देखो। ये तीर वाले निशान है, नीचे की तरफ हो जाए तो तीर वाले निशान उसी साइड में, नीचे की तरफ, ये अलग साइड में, ये अलग साइड में, ये अलग साइड में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक ही घन की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं और कह रहा है कि ये क्या है, ये बिंदु वाले, ये यानी कि वृत्त मान लो, वृत्त वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। ओके ठीक है, अब कॉमन देखो इसमें आपको कौन सा काटना है। हाँ चलो, पहला और दूसरा अगर लेकर देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये त्रिभुज कॉमन है, त्रिभुज कॉमन है, खत्म। इस गोल ब्लैंक वाला वृत्त खाली है और ये ब्लैंक वाला वृत्त इसमें भी है। तो ये जो बिंदु है डार्क वाली, तो डार्क वाली ये ऐसे जो बिंदु है, ये डार्क वाली जो ऐसे बिंदु है, इसके विपरीत में क्या हो जाएगा, तो बचा क्या, ये डार्क वाला जो आपका वर्ग है ये बचा, ये डार्क वाला वर्ग बचा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो देखिए खत्म हो आज का सेशन हमारा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये
सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।